हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं अमालगमेशन का बाकी पार्ट। पिछली वीडियो में हमने अमालगमेशन से रिलेटेड जैसे टाइप्स देख लिए थे अमालगमेशन के, जिसमें हमने अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर देखा, इन द नेचर ऑफ परचेज देखा। इन द नेचर ऑफ मर्जर मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड था, और इन द नेचर ऑफ परचेज मतलब परचेज मेथड था, जिनसे रिलेटेड हमने थियोरटिकल पार्ट के रिलेटेड थोड़ा सा एंट्री का पार्ट भी कवर कर लिया था। मतलब हल्का सा मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझा दिया था। और इसके अलावा आपने पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन भी देखा था, उसके मेथड कौन से होते हैं। जब आप मर्जर देखते हैं तो उसमें जनरली आपको कोई मेथड नहीं दिखता, उसमें जो भी डिफरेंस का पार्ट है वो किसके थ्रू एडजस्ट हो जाता है, रिजर्व के थ्रू, जो कि मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी हल्का सा पॉइंट आपको बता दिया था। ठीक है, यानी मैंने एक आपको क्वेश्चन दिखा दिया था और मैंने बोला था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए उन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मांग सकते हैं। 6-7 क्वेश्चन है, अगर करने हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देखिए, नहीं तो थियोरटिकल पार्ट ही काफ़ी है इसका जो मैं कवर करा रहा हूँ। फिर देखिए इसी तरीके से आपका परचेज मेथड का पार्ट आया था, जिसमें आपके पीसी से रिलेटेड मेथड आए थे। सबसे पहले लमसम, फिर नेट असेट, ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो लमसम, नेट असेट, नेट पेमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, तो ये जनरली आपका आया था। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वही अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एंड परचेज मेथड, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो देखिए एक तो डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, जो अभी बोला मैंने कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के लिए अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और परचेज मेथड के लिए अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का पार्ट होता है। ठीक, पर इसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं जो कि आपने डिटेल में पिछली वीडियो में देखे, उसकी ये समरी का पार्ट है। इसमें इसके 8 पॉइंट दे रखे हैं, ये कवर करेंगे। फिर जनरल एंट्रीज देखेंगे कि ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी मतलब वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी के बुक्स में क्या होती है एंट्री, अगर मर्जर का केस हो और अगर परचेज का केस हो। मर्जर के केस में सिंपल है, परचेज के केस में टिपिकल है। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है डिफरेंस, in case of pooling of interest method there is complete amalgamation of accounts, while in case of purchase method there is only partial amalgamation of account of both the company। तो देखिए आपको बताया कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब मर्जर मेथड, और जब भी आपने मर्जर की 5 कंडीशन पे पढ़ी थी, यानी पिछली वीडियो के शुरू के पार्ट में देखी थी, तो आपको पता है कि सारी असेट्स, लाइबिलिटी और रिजर्व एंड सरप्लस जो भी है, यानी वेंडर कंपनी की जो भी असेट, लाइबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, वो किस में चले जाता है, परचेजिंग कंपनी में चले जाता है, किस पे, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब सारा पार्ट चले गया। अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो वो जनरली क्या कहलाता है, परचेज का पार्ट कहलाता है, यानी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाता है, वो मर्जर कहलाएगा ही नहीं। इसका मतलब सारी असेट्स में से अगर कुछ असेट्स ली गई है या कुछ लाइबिलिटीज़ ली गई हैं, ठीक, हम बिजनेस टेक ओन ओवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्शियली असेट्स की बात कर रहे हैं या कुछ लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं टेक ओन ओवर की, तो हम क्या बोलेंगे, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड है एक तरीके से। ठीक, तो ये बोल रहा है इन केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कंप्लीट अमालगमेशन, जबकि परचेज मेथड में पार्शियल अमालगमेशन। सेकंड पॉइंट से आप समझ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये बोल रहा है इन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वेंडर याद रख लेना, जो बेचने वाली कंपनी है, आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी के जो भी एसेट, लाइबिलिटी, रिजर्व है वो परचेजिंग कंपनी में चले आएंगे सारे के सारे। ठीक है, बट इन द परचेज मेथड ओनली एसेट एंड लाइबिलिटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। और स्पेसिफिकली अगर एसेट बोल रखी है और स्पेसिफिकली लाइबिलिटीज बोल रही है वही जाएगी। ठीक है, लेकिन सपोज करो सारी एसेट लाइबिलिटी की बात कर रहा है और परचेज मेथड है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एसेट और लाइबिलिटी जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जाएंगे पर कौन से जाएंगे, स्टेचुटोरी रिजर्व जाएंगे। वो भी हमने डिफरेंस में कवर कर रखा है, आपको पता है, मैंने आपको एंट्री बताई थी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटोरी रिजर्व। अब याद रखना जब भी हम मर्जर का केस देखते हैं उसमें हम किसी भी रिजर्व को स्पेसिफिक ये नहीं बोलते हैं कि वो स्टेचुटरी है, क्योंकि आपको पता है कि वेंडर कंपनी के जो भी रिजर्व है सारे के सारे परचेजिंग कंपनी में चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी परचेज मेथड की बात करते हैं तो आपको जो नॉर्मल रिजर्व है वो सोचने पड़ेंगे और वो नहीं लेने। वेंडर कंपनी के जो नॉर्मल रिजर्व है यानी स्टेचुटरी रिजर्व को छोड़ के बाकी रिजर्व है वो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेती, तो वो सिर्फ क्या लेती है, स्टेचुटरी रिजर्व लेती है, और उसको भी वो 2 साल 3 साल जैसे भी बोल रखा है उस हिसाब से मेंटेन करती है, क्वेश्चन में जैसे बोल रखा है। फिर उसको क्या करती है, जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है रिवर्स कर देती है। रिवर्स का मतलब स्टेचुटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमालगमेशन एडजस्टमेंट। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस बताया था, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व बताया था, ये जनरली क्या होते हैं, आपके स्टेचुटरी रिजर्व के पार्ट होते हैं। फिर आपको थर्ड पॉइंट क्या दे दिया, अब देखिए ये भी मैंने बताया हुआ है कि जनरली इन द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ डिफरेंस ऑफ नेट असेट रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी एंड द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट शोन एज गुडविल और एज कैपिटल रिजर्व। जब भी आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात करते हो तो ये बोल रहा है कि नेट असेट रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी का मतलब क्या हो गया, परचेजिंग कंपनी। जब वो नेट असेट रिसीव करती है तो उसमें क्या रिसीव करती है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। आपको पता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में, मर्जर में, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट होते हैं उसमें से लाइबिलिटी सारी लेस कर लेते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस लेस कर देते हैं, चाहे कोई से भी हो।
ठीक है, चाहे स्पेसिफिक यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, चाहे कोई से भी हो, सारे के सारे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेंडर कंपनी की बची वो सिर्फ क्या बची, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट बचा। तो ये बोल रहा है कि जो नेट असेट रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी, और अगर परचेज कंसिडरेशन अलग से दे दिया कि इक्विटी शेयर होल्डर को ये दे दिया गया है वेंडर कंपनी के, और वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये अमाउंट दे दिया गया है, या ये इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दे दिए गए, तो वो पीसी अलग दे दे, तो उसका डिफरेंस किससे एडजस्ट होगा, रिजर्व से। किससे होगा, रिजर्व से एडजस्ट होगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, परचेज मेथड में डिफरेंस ऑफ नेट असेट रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी एंड द परचेज कंसिडरेशन इज शोन एज गुडविल और एज कैपिटल रिजर्व, जिसके जनरली आपको मैंने बताया था कि अगर नेट असेट आपने निकाली तो कैसे निकाली, जितनी भी एसेट ली, ठीक है, रीवैल्यूड प्राइस पे, जितनी भी एसेट ली रीवैल्यूड प्राइस पे, माइनस क्या करोगे, लाइबिलिटीज़ वही रीवैल्यूड या पेमेंट प्राइस पे, तो नेट असेट आएगी। अगर आपका पेमेंट वाला पार्ट नहीं दे रखा कि शेयर होल्डर को कितना कितना पे किया है, तो नेट असेट ही आपका पीसी कहलाएगा। तो उस केस में ना गुडविल होगी ना कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर पेमेंट का पार्ट बता रखा है कि वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को ये अमाउंट दिया गया है, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बोला 15 लाख की नेट असेट आपने निकाल ली वेंडर कंपनी की, और वेंडर कंपनी को आपने 18 लाख दिए पीसी के फॉर्म में, तो आपने 3 लाख ज़्यादा दिए, तो वो 3 लाख का ही के दिए आपने, गुडविल के फॉर्म में दिए। अगर आप नेट एसेट देखते हो 15 और आपने 12 लाख दिए 18 की जगह, तो 3 लाख आपने कम दिए, तो वो क्या है, कैपिटल रिजर्व है, तो वो दिखाना पड़ेगा। फिर आपको फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है, इन केस ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी कैन नॉट बी कैरिड आउट, वाइल इन केस ऑफ परचेज मेथड परचेजिंग कंपनी में मेक ए रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो आप खुद सोचिए कि मर्जर के पार्ट में मैंने आपको बताया बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी जो भी पार्ट है वो सारा का सारा किस पे दिखाएंगे, बुक वैल्यू पे। अब देखिए याद रखना कि जब भी हम क्या बोलते हैं उसको, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या परचेज का पार्ट देखते हैं और किसकी बुक देखते हैं, ट्रांसफरर। ट्रांसफरर मतलब क्या है, जो ख़त्म होने वाली है, इसका मतलब वेंडर कंपनी। तो जब भी वेंडर कंपनी की बुक्स का बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन की एंट्री भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली लोग किससे समझते हैं, अकाउंट बना के अच्छे ढंग से समझते हैं, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बना लेते हैं, मतलब सामने वाली कंपनी का अकाउंट बना लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो उनके लिए आसानी रहती है। तो जनरली वो किस पे आती है, बुक वैल्यू पे आती है। किस पे आती है, बुक वैल्यू। और अगर आप परचेज मेथड की बात कर रहे हैं तब भी बुक वैल्यू पे ही आती है, ठीक है। तो यानी चाहे आपका मर्जर मेथड हो चाहे आपका परचेज, अगर हम अकाउंटिंग किसकी बुक में कर रहे हैं, ट्रांसफरर की यानी वेंडर में, तो बुक वैल्यू पे ही एसेट्स लाइबिलिटीज़ आएगी जो भी ली गई है। मर्जर में सारी ले ली जाती है और परचेज में ज़रूरी नहीं है सारी लो, ठीक है। और मर्जर में क्या होता है कि सारे रिजर्व भी आ जाते हैं और उसमें रिजर्व पर्टिकुलर नहीं आएंगे। अगर उसमें रिजर्व आएंगे तो वो अमालगमेशन एडजस्टमेंट के थ्रू आएंगे, तो वो किसकी बुक में आएंगे, वो आएंगे क्या बोलते हैं, परचेजिंग कंपनी की बुक में। तो आप देख लेना कि परचेजिंग कंपनी की जब भी हम बुक की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसमें क्या होता है, मर्जर के केस में बुक वैल्यू आती है क्योंकि बुक वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, लेकिन जब परचेज का पार्ट आता है यानी जब परचेज मेथड आता है तो उस केस में रीवैल्यूड फिगर आता है। क्योंकि रीवैल्यूड फिगर क्यों आता है, क्योंकि वो पार्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व के थ्रू एडजस्ट हो जाता है जो भी हमने कम ज़्यादा किया है। हमने अगर एसेट को 10 लाख की जगह 12 लाख दिखाया या 8 लाख दिखाया, तो उसका डिफरेंस का जो भी पार्ट है वो किसके थ्रू हो गया, एडजस्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व के थ्रू हो गया। इसलिए जब भी हम परचेज मेथड की बात करते हैं तो उस केस में रीवैल्यूड प्राइस पे लेते हैं, किसकी बुक में, परचेजिंग कंपनी में। जबकि मर्जर में क्या करते हैं, परचेजिंग कंपनी में बुक वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है। और वेंडर कंपनी में तो चाहे कोई सी भी हो, चाहे मर्जर मेथड हो चाहे परचेज हो, बुक वैल्यू पे ही लिया जाएगा, ठीक है। अब याद रखना ये बोल रहा है कि जब भी अमालगमेशन नेचर और मर्जर हो तो हमेशा क्या होगा, बुक वैल्यू ही होगी, इसका मतलब रिवैल्यूएशन का पार्ट लिया ही नहीं जाएगा। लेकिन जब भी परचेज मेथड होगा तो परचेजिंग कंपनी क्या करेगी, उसको रिवैल्यू करेगी। इसका मतलब वेंडर कंपनी नहीं करेगी, परचेजिंग कंपनी करेगी, यानी ट्रांसफरी कंपनी करेगी, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर इंक्लूडेड इन द टोटल रिजर्व ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, हैंस नो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ओपन। अब देखिए मैंने आपको यही बोला कि इसमें सारे रिजर्व लिए जाते हैं तो कोई स्पेसिफिक यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं माना जाता। जबकि परचेज मेथड में क्या होता है, जो भी ट्रांसफरर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व है, देखिए ट्रांसफर ही नहीं, ट्रांसफरी तो खुद की कंपनी बनी हुई है, खुद की बैलेंस शीट बनी हुई है, वो तो किसी और की खरीद रही है यानी ट्रांसफरर कंपनी की। तो जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको अपने परचेज मेथड के हिसाब से क्या करेगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में डालेगी। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेगी और स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, क्योंकि सामने वाले से आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी रिजर्व्स का पार्ट जनरली वो नहीं लेती तो वो पर्टिकुलर नहीं आते उसकी बुक्स में। इन केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड परचेज कंसिडरेशन कैन नॉट बी पेड इन कैश
बट इन परचेज मेथड इट मे बी पेड इन कैश। तो जनरली आपने देखा होगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो परचेज कंसिडरेशन है वो कैश में नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फ्रैक्शन जो पार्ट है वो कैश में हो सकता है, जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कैश में हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 जैसे 13 ये बताया था मैंने समथिंग आपको। वैसे भी कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए कि ये 0.33 का पार्ट है, ये जनरली फ्रैक्शन में शेयर हो गए, तो इससे रिलेटेड जो भी कैश का पार्ट है जैसे 10 रुपीज़ पर शेयर ये हो गया, तो 0.33 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 3.33 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये एक तरीके से कैश में पे हो जाएगा, इतने रुपए। अब आप बोलोगे सर इतने रुपए, पर देखिए कि जनरली फ्रैक्शन का पार्ट है तो कैश में ले सकते हो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन परचेज मेथड की बात करते हैं तो परचेज मेथड में तो नॉर्मल पीसीबी कैश में भी पे हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। जनरली ये देखा था हमने। अब देखिए 7th वाले पार्ट में आप देखते हो, इन केस ऑफ अमालगमेशन इन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जिसमें आपको बताया कि ट्रांसफरी कंपनी ने अगर अमालगमेशन से पहले खरीदे हुए वो नहीं लिए जाएंगे। मैंने आपको थियोरटिकल पार्ट में पहली वीडियो यानी अमालगमेशन का पहले पार्ट में ही बता दिया था, जिसमें 5 केसेस थे। अगर वो पूरे होते तो इन द नेचर ऑफ मर्जर होता, अगर उसमें से एक भी पूरा नहीं होता तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज होता। जबकि क्या बोल रहा है, परचेज मेथड में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो परचेज मेथड ही कहलाएगा। ठीक है, तो 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक ये 90% वाली भी थी, एटलीस्ट 90% ये बोला गया था। 8th, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब यूज़ होता है, जब अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर हो। जबकि परचेज मेथड कब होता है, जब अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज हो। तो देखिए इस तरीके से आपको हल्का सा आइडिया हो जाता है, तो ये लास्ट में आप पढ़ के जरूर जाना, इससे आपको एक तरीके से हेल्प मिलेगी। और अगर देखिए आपने थियोरटिकल पार्ट भी नहीं देखा, ये देख लिया डिफरेंस और एंट्रीज देख ली, तब भी आपको सारा पिछला पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए सबसे पहले मैं क्या कवर करा रहा हूँ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इन केस ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन होता है, वेंडर। तो जब भी आप वेंडर कंपनी की बुक देखोगे, चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, तो जब भी हम पहली एंट्री करते हैं कि जितने भी एसेट्स है वो क्लोज करने का पार्ट हो। अब देखिए मर्जर में तो सारी एसेट होगी और परचेज में जो जो एसेट ली गई है वही क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक, और बाकी आप बोलोगे जो एसेट नहीं ली वो क्या करेंगे, तो देखिए ये तो बंद हो रही है कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी तो वेंडर कंपनी तो क्या हो रही है, देखिए जैसे ए कंपनी और बी कंपनी, ए कंपनी बी में मिल गई, ठीक है, बी ने खरीद लिया, लेकिन बी ने कुछ ही एसेट ली मान के चलो, तो वो परचेज मेथड आ गया। तो ए कंपनी की बाकी एसेट का क्या होगा, ए कंपनी क्या करेगी, बेच देगी, वो खुद बेच देगी। और बेचेगी कैसे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि उसने रिलेशन में एसेट को डाला ही नहीं। लेकिन मर्जर में क्या होता है, सारी एसेट चले जाती है। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, टू क्लोज द अकाउंट ऑफ ऑल आइटम्स टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ एसेट साइड। एसेट साइड की जो भी है वो सारी की सारी बंद हो गई रिलेशन टू एसेट्स, किस पे, बुक वैल्यू पे। फिर ये बोल रहा है ऑल आइटम्स ऑफ लाइबिलिटी साइड, सिर्फ किसको छोड़ के, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़ के, क्योंकि उसका अलग से अकाउंट खुलता है और जनरली हम बोलते हैं कि उसका अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनके थ्रू बंद हो जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनके थ्रू क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जनरली वो मैं आपको बता दूंगा कैसे बंद होता है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है लाइबिलिटी प्रोविजन रिजर्व सरप्लस टू रियलाइजेशन, ये आ गया। तो आप देख सकते हो रिजर्व, अब यहाँ पे कोई ये नहीं बोला कि स्टेचुटरी रिजर्व अलग से हैं, जो मैंने 4 आपको अलग से बताए थे पिछली वीडियो में, ठीक है, जनरल रिजर्व अलग से, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आपको बताओ यहाँ एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अलग से बोल रखा है कि नहीं, या यहाँ पे सिर्फ जनरल रिजर्व बोल रखे हैं, नहीं, सारे आएंगे। ठीक, अब आपको बोल रखा है परचेज कंसिडरेशन ड्यू, तो खुद सोचिए अगर ड्यू हो जाता है और वेंडर कंपनी के लिए तो क्या है, एक तरीके से सामने वाला डेटर ही बनेगा, क्योंकि परचेजिंग कंपनी से पैसा लेना है। तो परचेजिंग कंपनी मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए रियलाइजेशन का अगर 2 साइड देखोगे तो एक तरीके से लॉस को दिखाएगा, ये मान के चलिए जो वेंडर कंपनी है, और बाई साइड को देखोगे तो एक तरीके से फ़ायदे को दिखाएगा, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि परचेजिंग कंपनी से पैसा लेना है तो बाय परचेजिंग कंपनी, लायबिलिटी ये सारी क्लोज हो गई बाई साइड में। तो जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, वैसे हल्का सा सोच के चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में जो पार्ट है वो क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर या बाई इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट आ जाएगा, कि इक्विटी शेयर होल्डर को एक तरीके से देने, या हम बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर से लेने हैं, वो पार्ट आ जाएगा। लेने हैं इन द सेंस बाई इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे परचेज कंसिडरेशन अगर आपको मिल गया तो उस केस में क्या होगा, जो भी परचेज कंसिडरेशन आपको मिलता है, अब देखिए यहाँ पे बोल दिया बैंक अकाउंट डेबिट, तो मर्जर के केस में तो जनरली क्या होता है, फ्रैक्शन के पार्ट में आता है, नहीं तो जनरली क्या होता है, जो भी परचेजिंग कंपनी है, जो भी वेंडर कंपनी है, उसके शेयर होल्डर को परचेजिंग कंपनी के क्या मिल जाते हैं, शेयर मिल जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी। अगर कोई पार्ट फ्रैक्शन में तो वो फ्रैक्शन में
आ जाएगा, वरना ज़्यादातर बैंक का पार्ट आपको नहीं देखने को मिलता। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट आपने बोला, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से ही खुली हुई है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट देखोगे किसकी बुक में, वेंडर कंपनी की बुक में, मतलब ट्रांसफ़र में, तो आप क्या बोलोगे, बाय बैलेंस। सर पहले से ही था इसकी बुक में, क्योंकि वो क्रेडिट करता है। इक्विटी शेयर कैपिटल को भी क्या करेगा, सेम ऐसे ही बाय बैलेंस, बाय साइड में आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है ऐसे। अब सोचिए कि इस पूरे पार्ट को क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल दिया, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल वाले पार्ट को किस में डाल दिया, इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिया। अब कई जने मुझे ये भी बोलते हैं कि सर इसमें क्या है, और भी पार्ट आता है जब इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो रिजर्व जितने भी होते हैं ना, रिजर्व, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व जो भी हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट, तो वो सारा का सारा कैपिटल में चले जाता है। किस में चले जाता है, कैपिटल में चले जाता है, या ऐसे बोलते हैं कैपिटल में नहीं, सॉरी, होल्डर में चले जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, P&L, ये सारा पार्ट होल्डर में चले जाता है। तो देखिए वो कब जाता है, जब परचेज मेथड हो। मर्जर मेथड में क्यों नहीं जाता, क्योंकि रिजर्व पहले ही आपने सारे के सारे रियलाइजेशन में डाल दिए। तो जो ट्रांसफर कंपनी के रिजर्व है वो सारे के सारे रियलाइजेशन में चले गए, तो वापस से डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट जैसे खुला तो उनको क्या दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी। तो आप देख सकते हैं ये खुला, ये बंद हो गया, ये खुला था, देते ही ये बंद हो गया, समझ गए। ये परचेजिंग कंपनी खुला, ये रहा, सॉरी, ये खुला और ये बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं परचेजिंग से परचेजिंग गया, रिलाइजेशन लास्ट में चले आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर दे रखा है आपको, ठीक, देखिए। और एक और चीज़ ये याद रख लेना, ये बोल रहा है इफ़ पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज मेड मोर और लेस देन कैपिटल द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट तो उतने से बंद हो जाता है। क्योंकि आप एंट्री क्या करते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो जितना बाय बैलेंस में होगा उतना ही आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर चले जाएगा। लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखिए कैपिटल कितने की है, मान लो 10 लाख की दे रखी है इस साइड पे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया गया, प्रेफरेंस शेयर दिए गए, और क्या दे सकते हैं, इक्विटी शेयर दिए गए। तो जो भी पार्ट दिए गए, जैसे प्रेफरेंस शेयर दिया गया, इक्विटी शेयर दिया गया परचेजिंग कंपनी के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितने दिए गए, जैसे ये 8 लाख दिए गए और ये 4 लाख दिए गए। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 में से 10 गए, तो बाकी जो पार्ट है वो किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा। अब आप खुद सोचिए, मैं बोल रहा हूँ कि टू साइड लॉस का पार्ट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आपका रियलाइजेशन के पार्ट में टू साइड में जा रहा है, तो वो जनरली क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपनी के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी क्या कर रही है, दे रही है, कंपनी क्या कर रही है, दे रही है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है। तो उनको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 12 में से 10 गए, वैसे उनकी कैपिटल के हिसाब से 10 मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, ज़्यादा दे दिया, तो उनके लिए फ़ायदा है, किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर भी इसी को डिनोट कर रहा है कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट का बैलेंस है, तो अगर बाय साइड का साइड ज़्यादा है और 2 का कम, तो लास्ट का जो पार्ट है वो इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना के भी डिफरेंस देख सकते हो, तो इससे आपका वेरीफाई हो जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी पार्ट आया और इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी डिफरेंस आया, यानी बाय रियलाइजेशन या टू रियलाइजेशन आया, वो अपने आप आपको मैच हो जाएगा कि यार क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका पार्ट हुआ। फिर लास्ट में आपको क्या दे रखा है, देखिए जैसे इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन ये जो भी क्रिएट हुआ, तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी बंद करना पड़ेगा, उन्हें भी क्या करने पड़ेंगे, जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर को क्या दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिए, वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे। तो देखिए टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी टू बैंक, ये बोल रखा है। तो अब इसको अगर समझना है तो थोड़ा आप ऐसे समझ सकते हैं, एक मैं एंट्रीज का पार्ट ले रहा हूँ, समझा रहा ज़्यादा नहीं हूँ इसमें रिलेटेड। देखिए जैसे बोल रहा है कि के और एल लिमिटेड है, वो अमालगमेट हो गई और एक नई कंपनी बन गई, तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रांसफरर कंपनी है, ये दोनों ही वेंडर कंपनी है, ठीक है, और ये परचेजिंग कंपनी है, एक नई कंपनी क्रिएट हो गई, अमालगमेशन का पार्ट है, आपने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे आपको गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, ये सब दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे कि सर जो ट्रांसफरर कंपनी है उसका अलग अलग बनाएंगे क्या, हाँ, के का अलग और एल का अलग, के का अलग और एल का अलग। तो आप नीचे देख सकते हैं के का अलग बन रहा होगा, दिख रहा है आपको। अब देखिए एंट्री तो आपने देख ली, तो देखिए एसेट को क्लोज किया, सारी लाइबिलिटीज़ क्लोज की, ये रही दोनों, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन के लिए एंट्री क्या बोलती है, परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन, देख लीजिए सिंपल पार्ट, ठीक है। अब जैसे ही परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन करा तो एल के लिमिटेड बनी हुई है, तो देखिए एल के लिमिटेड में टू रियलाइजेशन।
मैं तो फटाफट क्या करता था, जब एग्जाम में करता था तो मैं ये साथ साथ अकाउंट बनाता था और ये लिख के सीधा क्या करता था, पीसी का अमाउंट देख लेता था, क्योंकि पीसी वर्किंग नोट में हमने बनाया हुआ होता है और हमें पता रहता है कि इक्विटी शेयर को होल्डर को इक्विटी शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिए, तो जनरली या इक्विटी शेयर भी दिए, कुछ भी हो सकता है, तो हम जनरली वो देखेंगे। और देखिए बाय कैश आ गया। मेरे हिसाब से ये नेचर ऑफ कौन सा है, परचेज है, लेकिन फिर भी मेरे को तो समझाना है हल्का सा पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि चाहे नेचर ऑफ मर्जर हो चाहे परचेज हो, जब भी हम ट्रांसफर कंपनी की बुक में करते हैं तो वो बुक वैल्यू पे ही आते हैं, चाहे नीचे कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, कम ज़्यादा कुछ भी वैल्यू दे रखी है, कि आप देख सकते हो एसेट्स और लायबिलिटी किस पे लिए गए, बुक वैल्यू पे, एट बुक वैल्यू। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल किस पे लिए गए, उस पर प्रोविजन क्रिएट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड पार्ट यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया है। आप देखिए प्रोविजन का पार्ट यहाँ पे कहीं दिखाया क्या, नहीं, क्योंकि ये जनरली बुक वैल्यू पे कंसीडर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं एल के लिमिटेड टू रिलेशन का पार्ट आया। लास्ट में आप देख सकते हैं देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर आ रहा है, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट खुल के आता है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो आप देख लेना यहाँ पे, अगर मैं किसी एक की ही बताऊँ, जैसे एल की बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या ये देख लूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा, के है पहले, तो अभी गलत हो जाता। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है के का 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो एक बार के का अकाउंट देखिए, और इक्विटी शेयर 8 लाख का है। तो देखिए आप कहाँ गया, अगर कैपिटल का बन रहा होगा तो, कैपिटल का नहीं बन रहा अकाउंट, अच्छी बात है नहीं बन रहा, फिर भी मैं बना के बता देता हूँ। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनता तो बाय बैलेंस कितना था, ब्रॉड डाउन 4 लाख, समझना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 4 लाख से। तो आप देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो ये बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया 4 लाख का। इसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का बाय शेयर कैपिटल यानी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 8 लाख का। तो इस तरीके से आ गया। अब इसमें देख सकते हो बाय पीएनएल का पार्ट भी आपका आ रहा है, तो ये नेचर ऑफ परचेज है, कौन सा है, नेचर ऑफ परचेज है। तो पीएनएल का पार्ट आपका मर्जर में नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि मर्जर में क्या होता है, आप क्या करते हो, लाइबिलिटीज़ के अलावा, जैसे ये पीएनएल का पार्ट था जो आपने यहाँ दिखाया, वो आप यहाँ दिखाते हो, कहाँ दिखाते हो, यहाँ दिखाते हो। जैसे ही आप यहाँ दिखाओगे तो जो लॉस का पार्ट है थोड़ा और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड। तो देखिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी करिए मर्जर परचेज से, तो आपको पता है कि अमाउंट तो एडजस्ट कहीं ना कहीं होना है, तो यहाँ नहीं दिखाया तो यहाँ दिखा दिया। ये कौन सा होता, मर्जर का पार्ट होता। लेकिन जो आप ये बुक का देख रहे हो पार्ट, ये जनरली क्या है, परचेज का। इस तरीके से आपका आता है। मुझे तो बस क्या बताना है कि जब भी हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे तो क्या देंगे, देखिए टू इक्विटी शेयर इन एल के लिमिटेड, टू कैश, तो ये पीसी का अमाउंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या है, देखिए ये पीसी का अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं जो भी गैप आ रहा है वो रिलेशन अकाउंट के थ्रू आ रहा है, देखिए आ रहा है। तो जनरली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बंद कर दिया जाता है रिलेशन अकाउंट के थ्रू, और जैसे ही यहाँ लिख दिया जाता है तो ये निकल के आता है। ये जैसे निकाल के यहाँ लिखोगे तो ये देखिए 51375 आया, और जो यहाँ पे ये पीसी का अमाउंट लिखोगे तो आपका कोई भी गैप नहीं बचेगा, आपका कोई भी गैप नहीं बचेगा। आप बोलोगे सर कि ये पीएनएल अगर नहीं लिखते तो क्या पार्ट आता, तो देखिए ऊपर होता, ऊपर पार्ट आता तो कम आता, यहाँ पे ये कम आता तो ये यहाँ पे कम आता, तो अपने आप तब भी मैच कर जाता। तो मर्जर के केस में क्या होता है, पीएनएल का जो ये पार्ट है वो इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं लिखते हैं, वो रिलेशन में लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको एंट्रीज के थ्रू बता दिया था ये वाली, ये वाला देखो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो जैसे आप बाय रिजर्व्स करोगे, जितने भी रिजर्व पीएनएल के पार्ट करोगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या है, टाइम देना पड़ता है। अब देखिए इसमें आप देखोगे ये वाले पार्ट में जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ परचेजर और ट्रांसफरी कंपनी, तो इसमें आप क्या देखोगे, आपको पता है कि परचेजर कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, अमालगमेटेड कंपनी है। अमालगमेटेड मतलब क्या हो गया, अमालगमेटिंग मतलब क्या हो गया, जो लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, और अमालगमेटेड मतलब क्या हो गया, जो एक तरीके से सर्वाइव कर रही है, ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी अभी भी बनी हुई है, या जो सामने वाले को खरीद रही है। तो आपको पता है कि सामने वाले की जो भी एसेट आई टू लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको बुक वैल्यू दे रखा है, क्योंकि मर्जर केस है। कौन सा केस है, मर्जर टू रिजर्व। देखिए आपने सारे रिजर्व ले लिए, उसने सारे रिजर्व दे दिए, तो उसने क्या करा, रिजर्व टू रिलेशन करा, उसके पास से रिजर्व चले गए किसके, ट्रांसफरर कंपनी के पास से, और ट्रांसफरी के पास आ गए। तो देखिए जैसे इसके पास आ गए तो इसने क्रेडिट कर दिया, और ये क्या था, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। अब देखिए मैंने आपको एक एंट्री और बताई थी कि अगर कई जने डायरेक्ट ये करते हैं और कई क्या करते हैं, पहले लिखते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट पीसी अमाउंट से, क्या लिखते हैं याद रखना, क्योंकि फिर मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर लिमिटेड ये लिखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही वो लिक्विडेटर नहीं,
जैसे वो क्या करते हैं, टू बिजनेस परचेज करते हैं, क्या करते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं, यानी यहाँ पे लिक्विडेटर की जगह टू बिजनेस परचेज करते हैं। तो एक बार आप सोचिए कि यहाँ पे बिजनेस परचेज लिखा हुआ आ गया, तो देखिए बिजनेस परचेज के डेबिट से बिजनेस परचेज क्रेडिट कट गया और बाकी क्या बचा, यही बचा टू लिक्विडेटर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया और मेरे को ये सही लगता है। ये कैसे लगता है, क्योंकि मैं क्रेडिटर के फॉर्म में मानता हूँ। देखिए एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू रिजर्व, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रेडिटर के फॉर्म में मान लेता हूँ टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। फिर आपको पता है कि लिक्विडेटर को क्या देने पड़ते हैं, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी की बात कर रहा है, तो वेंडर कंपनी का जो भी लिक्विडेटर है उसको क्या देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है, परचेजर या ट्रांसफरी कंपनी है। तो ये क्या करेगा, वेंडर कंपनी को शेयर देगा। अब कौन से शेयर देगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सारी बात करता है। जनरली इसमें हम देखेंगे कि क्या देता है, जो भी डिफरेंस होता है, जो भी डिफरेंस का पार्ट होता है, तो ये इक्विटी शेयर देने की करता है। शेयर होल्ड, यानी हम बोल सकते हैं कि देखिए इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल देने की करता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देने की करता है। तो यहाँ पे देखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ शेयर का पार्ट आ गया। इन दिस मेथड नाइदर गुडविल नॉर कैपिटल रिजर्व अराइजेज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी वाइल मेकिंग एंट्री ऑफ परचेज। इफ देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड परचेज कंसिडरेशन पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी इट विल बी एडजस्टेड इन रिजर्व। मैंने पिछली वीडियो में आपको 670 का डिफरेंस बताया था एक पर्टिकुलर केस में, तो आपको पता था वो किस में जाता है, जनरली रिजर्व में एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मल एंट्री जाती है। तो आप थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो वो एक बार करके देख लेना। आपके वर्किंग नोट भी बने हुए हैं, जो मैंने आपको PDF मैंने बोला कि अगर मैं आपको चाहिए तो वो दे दूंगा। तो जनरली कई जने मांगते नहीं है, अगर आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो क्या है, गूगल से सर्च करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द केस ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब देखिए इसमें थोड़ा टिपिकल पार्ट है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब आप देख सकते हैं कि वेंडर कंपनी कौन सी, वही ट्रांसफरर कंपनी, यानी जो लिक्विडेटेड कंपनी है। तो उस केस में क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, तो बोल रहा है रिलायशन अकाउंट बनता है। अब सबसे पहले वही ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, वहाँ पे ऑल एसेट बोली थी, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, कुछ भी पार्ट बोले, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सारे रिजर्व भी आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एसेट के जो फिक्टिशियस पार्ट हैं वो भी कवर हो जाते हैं। एसेट के जो फिक्टिशियस एसेट्स के पार्ट हैं वो भी सारे के सारे एसेट्स में कवर हो जाते हैं, याद रखना। वहाँ पे जो भी टू P&L का पार्ट है, जैसे डेबिट, P&L का जैसे लॉस है डेबिट, तो आपको पता है कि वो बैलेंस शीट में डेबिट दिखा रखा है, तो आप उसको क्या कर दोगे, टू P&L कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपने रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलेशन किया है, कहाँ पे, मर्जर में। लेकिन यहाँ पे आप पर्टिकुलरली क्या लोगे, वही लोगे। देखिए आपको पता है कि आप वेंडर कंपनी हो और सामने वाला क्या ले रहा है, सामने वाला जो पर्टिकुलर असेट ले रहा है वही आप दे रहे हो उसको, सामने वाला जो लाइबिलिटी ले रहा है वही आप जनरली दे रहे हो, तो वही आप डेबिट कर रहे हो। सामने वाला क्या ले रहा है, स्टैट्यूटरी रिजर्व ले रहा है, तो वही आप डेबिट कर रहे हो। आप बोलोगे बाकी रिजर्व को आप डेबिट नहीं करोगे, तो वो कहाँ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, कहाँ जाएंगे, याद रखना। बाकी सारे रिजर्व जो भी होते हैं, मैंने क्या बताया, इक्विटी शेयर होल्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेचर ऑफ परचेज है, तो इस केस में कहाँ जा रही है, इक्विटी शेयर होल्डर में। मान के चलो ये P&L का तो क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये क्रेडिट बैलेंस था, तभी ये डेबिट हो गया। अगर P&L का आपको बैलेंस शीट में डेबिट दिया होता, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया होता, आपको पता है ना जनरली क्या होता है, एक तरीके से ये P&L का डेबिट बैलेंस होता है। डेफर्ड रेवेन्यू पे क्या होता है, नॉन करंट एसेट के फॉर्म में होता है। आपको पता है कि अगर P&L का पार्ट होता तो आप राइट ऑफ करते हो, लेकिन बिजनेस तो बंद हो रहा है, वो कंपनी तो बंद हो रही है, यानी वो वेंडर कंपनी है, वो बिक रही है और किस में जा रही है, वो ट्रांसफरी कंपनी में जा रही है। तो वेंडर कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू P&L, क्यों करेगी, क्योंकि P&L डेबिट है उसको क्रेडिट कर दिया, डेफर्ड डेबिट है उसको क्रेडिट कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो पार्ट मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी उनके हिस्से से चार्ज कर दिया, ऐसा हो गया। और अगर फ़ायदा है तो उनको दे दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व है अगर, तो उसकी एंट्री क्या होती है, सामने वाली कंपनी परचेजिंग कंपनी करती है अमालगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, यानी उसने लिए हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो हम डेबिट कर रहे हैं। लेकिन बाकी रिजर्व उसने नहीं लिए, तो हम कहाँ कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर में कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट पता है, वैसे आपको याद रहने चाहिए। मैंने चाहे क्वेश्चन नहीं करे, आप बोलोगे सर आप तो कराते हो, तो देखिए ये मैंने अराउंड 1 साल पहले करा है, लेकिन हमें एंट्रीज का पार्ट तो पता रहना चाहिए ना। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू, सेम एंट्री, परचेजिंग कंपनी टू रिलेशन, परचेज कंसिडरेशन रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी टू परचेजिंग कंपनी, ठीक, जनरली ये पार्ट आएगा। और देखिए वैसे भी आप ऊपर वाले पार्ट में जब मर्जर वाले पार्ट में देखते हैं, तो इसमें भी आपको सेम दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग। तो ये मान के चलिए कि देखिए इसमें जनरली जो मिलता है मर्जर के केस में, वो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले पार्ट को सारा मिलता है, ठीक है।
क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का केस जनरली नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल गया, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो केस आता है वो इक्विटी शेयर वाले पार्ट का आता है, तो इसका कोई एग्जाम में आएगा नहीं, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, ये सोचने की ज़रूरत है कि पीसी से रिलेटेड एंट्री क्या हो सकती है। तो परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन ये आ जाएगा। परचेज कंसिडरेशन रिसीव हुआ, तो सीधी सी बात है टू परचेजिंग कंपनी, डेटर उतने से ख़त्म और जितना मिला वो सारा पार्ट आ गया। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेम पार्ट, लेकिन साथ में इसमें डिविडेंड भी दे दिया। अब सोचिए कि एक बेचने वाली कंपनी है, वेंडर कंपनी, वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी, डिविडेंड देगी। तो उस केस में क्या करेगी, कह रहा है डिविडेंड ड्यू ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो आपको पता है कि वो रिलायशन क्या डिनोट कर रहा है कि आपका लॉस है, तो अगर वो डेबिट हो गया तो एक तरीके से आपको पे करना है, तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मैंने अगर आपको बोला कि कंपनी के हिसाब से सोचना है, तो जब भी आपका रिलायशन अकाउंट बनता है और इधर जाता है, तो ये जनरली किसको डिनोट करता है कि आपने जो पेमेंट किया। तो देखिए यहाँ पे एक्सिस पेमेंट आ गया। वैसे ही सोच के चलिए डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिलायशन कंपनी के लिए क्या डिनोट कर रहा है, एक तरीके से एक्सपेंसेस को डिनोट कर रहा है या लॉसेस को डिनोट कर रहा है। जितना ज़्यादा ये पार्ट आएगा तो हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट उतना ज़्यादा ही लॉस का क्रिएट होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि सबसे एंड में किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो ये मान के चल लीजिए कि लॉस का पार्ट उनसे रिलेटेड कवर हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, ये तो चलो हो गया 6 पॉइंट। ये बोल रहा है वन एंट्री कैन ऑल्सो भी पास, जो मैंने आपको बताया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कट गया और नेट एंट्री क्या हो गई, रिलेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये भी आपको आ गया। फिर आपको बोल रहा है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। देखिए जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन इस बार याद रखना कि इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ के बाकी फ्री रिजर्व भी आ जाएंगे और कैपिटल रिजर्व आ जाएंगे। किनको छोड़ के, उन 4 स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ के। अब देखिए मैं आपको बता नहीं सकता ऊपर जाके, आप पर्टिकुलर क्या करना, पिछली वीडियो वाले पार्ट में देख लेना, वहाँ पे मैंने 4 नाम आपको बताए थे। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जैसे दे देंगे प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी या टू बैंक, वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल का भी पार्ट आएगा। और वैसे भी ये बोल रहा है कि जो बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जैसे मैंने बताया, वो जनरली रियलाइजेशन में जाएगा। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा पे कर दिया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कम है, तो उस केस में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन आएगा। और अगर आपने कम पे किया है तो टू रियलाइजेशन आएगा, मतलब कंपनी के लिए एक तरीके से थोड़ा फ़ायदा है, ये मान के चलिए। वैसे यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर मर्जर में किया था, लेकिन परचेज में देखिए ये आ गया, क्योंकि मर्जर में सारे रिजर्व कहाँ चले आते हैं, टू रियलाइजेशन में चले आते हैं। ठीक है, जबकि परचेज में सिर्फ अमालगमेशन एडजस्टमेंट वाले रिजर्व, मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व किस में गए, रियलाइजेशन में गए। एंट्री क्या हुई थी, स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाकी रिजर्व क्या होती है, परचेजिंग कंपनी नहीं लेती। तो परचेजिंग कंपनी अगर नहीं लेगी तो उस केस में वेंडर कंपनी क्या बोलेगी, ये सारे के सारे इक्विटी शेयर कैपिटल वाले पार्ट हैं, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जो होल्डर हैं उनको मिल जाएंगे। तो उनके लिए फ़ायदा है, जनरल रिजर्व मिल गया, सरप्लस मिल गया, कैपिटल रिजर्व मिल गया, स्पेसिफिक रिजर्व मिल गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ के। ठीक है, उन 4-5 रिजर्व को छोड़ के। अब ये पार्ट आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसी तरीके से लॉस का पार्ट है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर, अगर ध्यान हो तो अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू है कोई पार्ट, तो आप क्या करोगे, टू पीएनएल कर लोगे, टू डेफर्ड कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे उनको फ़ायदा मिल रहा है रिजर्व का पार्ट, तो वैसे ही लॉस भी वही बियर करेंगे। ठीक, तो सिंपल सा पार्ट। तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स है वो सारा पार्ट, टू लॉस का पार्ट। और अगर आप मर्जर देखते तो मर्जर में ये सारा पार्ट कहाँ आता, रियलाइजेशन में आता। बस ये लिंक है, याद रखना। अब जैसे आपको बोल दिया रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। अब देखिए ये क्या होता है, अभी मैंने बोला कि मर्जर में सारी एसेट्स ले ली जाती है, लेकिन परचेज में सारी एसेट नहीं ली जाती। तो आपने कोई स्पेसिफिक एसेट ही ली, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ज़रूरी नहीं है कि सारी ले, आपकी कुछ एसेट ही ली। इसमें तो वैसे सारी ली हुई है, जितनी भी ऊपर देखोगे मेरे हिसाब से सारी दिखेगी, लेकिन मान के चलो कि ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं ली हुई होती 4,50,000, तो ये यहाँ पे शो ही नहीं होती, नहीं होती। तो उस केस में क्या होता, आप जो वेंडर कंपनी उसको नॉर्मल बेचते, तो नॉर्मल बेचने की एंट्री क्या करते, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो वैसे ख़त्म कर लेते। उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आता वो किस में जाता, रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाता। जो भी प्रॉफिट या लॉस है, अगर लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो समझ गए, जैसे आप पार्टनरशिप में बोलते थे कि जो भी पर्टिकुलर एसेट्स लाइबिलिटी को क्लोज कर दिया, लेकिन वहाँ सारी करते थे, यहाँ पे जरूरी नहीं सारी करो। तो यहाँ पे अगर सारी नहीं करते तो नॉर्मल ये एंट्री करोगे। अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ आएगा और प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ आएगा। ये बोल रहा है अगर प्रॉफिट है सेल पे
तो वो क्रेडिटेड हो जाएगा रिलेशन में, मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, ये हो जाएगा। समझ गए। अल्टरनेटिव मेथड क्या बोल रहा है कि अगर एसेट नहीं ली तब भी क्या करो, एसेट्स को रिलेशन अकाउंट में दिखा दो। मतलब क्या करो, रिलेशन अकाउंट डेबिट और टू लैंड एंड बिल्डिंग कर दो, ऐसे बोल रहा है। 450 मान लो, जो अपन ने एग्जाम्पल देखा ना अभी पिछला वाला, ये वाला देखा, तो ये 450 दिख रहा है आपको, टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो मान के चलो कि आपने ये लिख दिया, चाहे ये नहीं ली थी, मान के चलो कि एसेट्स टेकन ओवर नहीं की गई थी, तब भी इसको लिख लिया। अब आपने जितने बेचा तो आप कैश टू एसेट नहीं कर रहे हो, आप कैश टू रियलाइजेशन कर रहे हो, यानी ये पार्टनरशिप की तरह हो गया। तो आपने देखा होगा कि एसेट क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, फिर जब बेच देते तो मान के चलो कि 4 लाख में बेचा, तो देखिए 450 की चीज़ 4 लाख में बेची, तो लॉस कितना आ रहा है, 50,000 का। कितना आ रहा है, 50,000 का, जो कि कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट जैसे दिखाते हो आप, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट दिखाते हो, तो आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, टू रिलेशन आता अगर प्रॉफिट होता, लेकिन लॉस आया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट नेट कितना आया 50, यहाँ 450 और ये 4 लाख। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली दिखा रहे हो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो ये एंट्री कब है, जब एसेट नहीं लेते हैं। अल्टरनेटिव में क्या बोल रहा है, एसेट नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी आर ऑल्सो ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। कर लो, किसको छोड़ के, कैश एंड बैंक को छोड़ के। क्यों, क्योंकि ये बिकते नहीं है, ये आपके पास कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, ये बिकते नहीं है, ये तो आपके हाथ में ही है। तो ये बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर और असेट है, जैसे फिक्सड हो गई, कोई स्टॉक विस्टॉक हो गया, वो बोल सकते हो। व्हेन सच असेट आर सोल्ड फॉलोइंग एंट्री एज पास्ट, कैश है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। अब देखिए मैंने देखी नहीं हुई है, ये नहीं कि मैं पहले तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को पता है, जैसे ही मैं देखते जा रहा हूँ मेरे को पता होती जा रही है। नो एंट्रीज पास फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इन सच केसेस। मैंने की क्या, मैंने क्या बोला, अपने आप ही डिफरेंस 50,000 ज़्यादा दिखने लग जाएगा टू साइड में। अगर आपने 450 को 5 लाख में बेचा होता तो बाय कैश कितना करते, 5 लाख, तो 50,000 यहाँ पे ज़्यादा दिखने लग जाता आपका अपने आप ही, क्योंकि इधर टू साइड में 450 लिखा है, टू लैंड एंड बिल्डिंग, और बाय साइड में क्या कर दिया आपने, बाय साइड में कैश या बैंक कर दिया। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, अल्टरनेटिव मेथड हो गया, जिसमें क्या बोला, चाहे एसेट नहीं भी ली तब भी उसको क्या करो, बंद करो, और कैश टू रिलेशन फिर करना पड़ेगा, कैश टू एसेट नहीं करना। लेकिन अगर एसेट नहीं ली तो कैश टू एसेट करना पड़ेगा, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो रिलेशन में दिखाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, अभी मैंने बताया आपको कि जैसे एसेट्स बेची तो कैश टू रिलेशन, सॉरी कैश टू एसेट, एसेट बेची तो कैश टू एसेट, अगर नहीं ली, वैसे ही लाइबिलिटी नहीं ली और वो पे करनी पड़ी तो नाम से होगी। क्रेडिटर, डिबेंचर्स जो भी हैं वो टू कैश या टू बैंक होंगे। अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, मान के चलो 9% डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो 9% पर कन्वर्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये तो वेंडर कंपनी है, सीधी सी बात है, कन्वर्ट होंगे ही नहीं। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल आपको पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो क्रेडिटर्स टू बैंक, टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, ऐसे भी हो सकता है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी ने क्या करा, नहीं ली है, और वो लाइबिलिटीज़ कौन पे कर रही है, वेंडर कंपनी पे कर रही है। इफ़ एनी प्रॉफिट और लॉस अराइज ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इट विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। अब आ गया मेन आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस का, वो देखिए। अब देखिए ये भी जनरली आपको किसकी तरह सोचना है, रिलेशन की तरह ही सोचना, पार्टनरशिप में। अगर एक्सपेंसेस कौन पे कर रही है, परचेजिंग कंपनी, हम किसकी बुक में कर रहे हैं, वेंडर कंपनी। तो ये बोल रहा है अगर एक्सपेंसेस आर पेड बाय परचेजिंग कंपनी नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर एक्सपेंसेस बॉन्ड कौन कर रही है, वेंडर कंपनी कर रही है, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। क्योंकि यहाँ पे मान के चलिए कि बॉन्ड का मतलब यहाँ पे कुछ बोल नहीं रखा, और तो वेंडर कंपनी ने ही पे करा है, तो वेंडर कंपनी अगर पे कर रही है तो रिलेशन टू बैंक ही होता है, सीधी सी बात। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रिलेशन एक्सपेंस पेड किए वेंडर कंपनी ने और कुछ नहीं बोला होता तो ये वही एंट्री होती, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, एंड रिम्बर्स बाय परचेजिंग कंपनी, तो फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। तो जब पे करा तो देखिए ये करा, और अगर रिम्बर्स हो गया, रिम्बर्स का मतलब सामने वाली परचेजिंग कंपनी से मिल गया, तो आप सोचिए, देखिए जैसे इंश्योरेंस कंपनी का सोचिए कि अगर आपका लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, तो आप क्या करते हो, फिक्स सेट, जैसे फिक्स सेट जल गई, लॉस बाय फायर, अब आप उसको किस में दिखाते थे, पीएनएल में। लेकिन पीएनएल कंपनी की जगह आप पीएनएल की जगह सॉरी आप इंश्योरेंस कंपनी दिखा देते थे। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से वो आपको लॉस रिकवर हो जाता है, और लॉस से लॉस कट गया और बाकी किससे मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से। वैसे ही यहाँ पे बोल दिया कि रिलेशन टू बैंक आपने पे कर दिया, अब आपने अपना एक्सपेंस रिलेशन के फॉर्म में दिखा दिया। रिलेशन एक्सपेंस नहीं है, रिलेशन अकाउंट नाम से, आपको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि ये बंद हो रही है ना। फिर अमाउंट जैसे रिसीव हुआ तो बैंक टू रिलेशन, तो जो एक्सपेंस था वो एक्सपेंस आपने ख़त्म कर दिया और उतना ही आपको मिल गया, तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, और आपके पास जो पैसा गया था वो वापस आपके पास आ गया।
ठीक। अब आपको फोर्थ में क्या बोल रखा है, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको पीसी परचेज कंसिडरेशन वाले पार्ट में बताया था कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन देन इट विल बी क्रिएटेड टू रिलायशन अकाउंट एज पर एंट्री 3। यानी एज पर एंट्री 3 कौन सी है, आप रटेंगे, लेकिन मुझे पता है परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये रिलायशन अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे बाय परचेजिंग कंपनी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किस में इंक्लूड है, परचेजिंग कंपनी के परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड है कि परचेजिंग कंपनी कितना परचेज कंसिडरेशन देगी। तो यहाँ वेंडर कंपनी क्या बोलेगी कि परचेजिंग कंपनी से, ये परचेजिंग कंपनी है यहाँ रखना, एंट्री ऐसे होगी जैसे एक्स ने क्या करा, वाई को खरीदा, तो जो वाई कंपनी है वो क्या कर रही है, एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट यानी एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर रही है, और पीसी के अमाउंट में क्या है, रियलाइजेशन का पार्ट भी आ रहा है। एंट्री थर्ड जाके देख लेना, यही एंट्री कर रखी है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंट्री विल बी पास अकॉर्डिंग टू थर्ड। लेकिन जैसे ही एक्सपेंसेस पे किया, अब देखिए आपको पता है कि टू रियलाइजेशन उतने से बढ़ गया पीसी से भी, और जैसे ही एक्सपेंसेस पे हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया। तो देखिए बोल रहा है कि थर्ड का ए पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये एक्स्ट्रा पार्ट भी हो सकते हैं। लास्ट में आपको क्या बोल रहा है, देखिए वही कि आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट से देखिए या इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से देखिए, जो भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, अगर बोल रहा है कि इफ़ डेबिट बैलेंस इन रियलाइजेशन तो वो क्या है, लॉस है। तो इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन, तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर, देखिए किसके लॉस है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लॉस है, ये मान के चलिए। और अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है रियलाइजेशन में तो प्रॉफिट है, किन के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, क्योंकि एट द एंड सारा पार्ट किससे लिंक है, इक्विटी शेयर होल्डर से। तो आप देख सकते हो डिबेंचर्स भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर। आप बोलोगे सर डिबेंचर कैसे आया, आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको ये बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो जनरली उनको क्या दे दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डिबेंचर्स भी दे दिए परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन आपने कभी कभी अलग से भी पढ़ा है कि अलग से बोल दिया कि ट्रांसफरर कंपनी जो भी है, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी हो गई, वेंडर कंपनी, उसने डिबेंचर्स का पे किया, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफरी कंपनी ने वो डिबेंचर नहीं लिए। अब देखिए वो लेना नहीं लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम पीसी के अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि शेयर होल्डर को इतने प्रेफरेंस शेयर मिले, इतना कैश का पेमेंट मिला है 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, बाकी अमाउंट इक्विटी शेयर मिले हैं हर इक्विटी शेयर के बदले में 120 के हिसाब से, 140 के हिसाब से, जैसा भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बोले वैसी करनी पड़ती है। फिर बोल दिया कि इतने डिबेंचर्स दे दिए इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी का पार्ट। ठीक है, ऑल अकाउंट्स ऑफ वेंडर कंपनी विल बी क्लोज बाय पोस्टिंग द अबव एंट्रीज इन लेजर अकाउंट। तो करके देखना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं करके देखना तो आप पर्टिकुलर ये एंट्रीज देख लेना, और क्या करना है इससे ज़्यादा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा केस है, परचेज मेथड है। परचेज मेथड में क्या होता है, जो परचेजिंग कंपनी होती है, मर्जर में क्या होता है, जो परचेजिंग कंपनी होती है वो बुक वैल्यू पे लेती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मर्जर मेथड है, वहाँ पे सारा पार्ट बुक वैल्यू पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटी है परचेजिंग कंपनी वो कुछ ही ले रही है, एग्रीड जो भी है, ठीक है, यानी पर्टिकुलर एसेट पर्टिकुलर लायबिलिटी, या सारी ले भी रही है तो वो परचेज मेथड से रिलेटेड है, क्योंकि 5 कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि सारी एसेट लायबिलिटी लेने से ही वो मर्जर मेथड कहलाता है, 5 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, अगर नहीं भी तो वो परचेज मेथड के हिसाब से। तो आपको पता है कि उस केस में सारी एसेट्स भी आ सकती है, सारी लायबिलिटी, लेकिन यहाँ रिजर्व का पार्ट नहीं है। तो देखिए टू रिजर्व नहीं आ रहा, जबकि मर्जर में देख लेना हमने क्या करा था, टू रिजर्व किया था। तो आप देख सकते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। अब यहाँ पे यही बोल रखा है कि अगर डिफरेंस का पार्ट है, वही आपका अगर डिफरेंस का पार्ट है तो गुडविल आएगा, गुडविल डेबिट होगा, और अगर यहाँ का पार्ट ज़्यादा है और यहाँ का पार्ट कम, आप सोचिए एसेट और लायबिलिटी लेस करोगे और एग्रीड वैल्यू लोगे तो नेट एसेट आएगी, क्या आएगी, नेट एसेट। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी क्या है, पीसी ड्यू, नेट एसेट ज़्यादा है पीसी कम तो कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट कम पीसी ज़्यादा तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ऐसे हो जाएगा। तो यही आपको दे रखा है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने आपको बताया था, परचेजिंग कंपनी लेती है तो एंट्री क्या करती है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये मर्जर में नहीं होगा, ये किस में होगा, सिर्फ परचेज मेथड में होगा, क्योंकि मर्जर में सारे रिजर्व वैसे ही किस में चले जाते हैं, टू साइड में चले जाते हैं ऊपर। मर्जर में देख लेना सारे रिजर्व किधर चले जाते हैं, टू रिजर्व, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिजर्व स्टैट्यूटरी से रिलेटेड नहीं होता, वहाँ पे सारे रिजर्व नॉर्मल माने जाते हैं, चाहे फ्री रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, और चाहे उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व भी हो, ऐसे हो गया। लेकिन जब हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज में क्या करती है, जो परचेजिंग कंपनी है वो ये करती है और उसको मेंटेन करती है।
पीसी का पार्ट देखिए वही, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन देखिए इसमें डिबेंचर पार्ट आ गया, टू कैश या बैंक आ गया। वहाँ पे जनरली क्या था कि इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और बैंक। बैंक भी अगर फ्रैक्शन का पार्ट है, क्या पार्ट है, फ्रैक्शन का। थ्योरेटिकल पार्ट में देखिए आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद इसको एंट्री से कंपेयर करके देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विडेटर को जनरली इक्विटी शेयर भी मिल जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी मिल जाते हैं, ठीक, और डिबेंचर्स का पार्ट भी मिल जाता है, जैसे अभी ऊपर बताया था मैंने। किसके केस में, ट्रांसफरर कंपनी के केस में, मतलब वेंडर कंपनी के केस में। देखिए बार बार वही नाम आते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन होता ही है। पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स अगर आप पे कर रहे हो तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब देखिए आपने क्यों करा, क्योंकि जनरली आप देखना कि यहाँ पे आपने लाइबिलिटी में डिबेंचर को दिखाया होगा, वो लिए होंगे, वो आपने क्या करे होंगे, टेकन ओवर किए होंगे। अब उन डिबेंचर्स के बदले में आप क्या कर रहे हो, 9% डिबेंचर के बदले में 6% डिबेंचर दे रहे हो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जनरली एंट्री के फॉर्म में। तो उस केस में क्या था, डिबेंचर्स टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट था, ऐसे था। या अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो टू बैंक हो गया। तो ये बोल रहा है कि अगर आप डिबेंचर्स का पे कर रहे हो, अगर आप पीसी के फॉर्म में नहीं कर रहे, अगर आप नॉर्मली पे कर रहे हो अलग से, तो अलग से क्या आएगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू बैंक आ जाएगा। पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी, ये याद रख लेना, इस टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस इन एडिशन टू परचेज कंसिडरेशन। ये बोल रहा है कि परचेज कंसिडरेशन के अलावा, अब मान के चलो कि अगर परचेज कंसिडरेशन में ही रियलाइजेशन एक्सपेंस होता, तो देखिए लिक्विडेटर को आपने क्रेडिट किया, सोचिए ये रहा, यहाँ पे आपने लिक्विडेटर को क्या करा, ये रहा, क्रेडिट किया, और उतने से ही डेबिट करके पेमेंट कर दिया। तो उस केस में आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि परचेज कंसिडरेशन के अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंस आप पे कर रहे हो और वेंडर कंपनी बियर नहीं कर रही, यानी उस केस में वेंडर कंपनी एंट्री नहीं करेगी, परचेजिंग कंपनी करेगी। तो मैं परचेजिंग कंपनी क्या एंट्री करूँगी, टू कैश या बैंक, और मैं किस में से राइट ऑफ कर दूँगी, कैपिटल रिजर्व में से। मैं एक कंपनी हूँ, किस में से राइट ऑफ कर दूँगी, कैपिटल रिजर्व में से। लेकिन अगर मान के चलो कि मैं कंपनी नहीं हूँ, कंपनी नहीं हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरा पार्ट कैपिटल रिजर्व का मेरे पास है ही नहीं, अगर मेरे पास कैपिटल रिजर्व का पार्ट है ही नहीं, तो वो किस में चले जाएगा, गुडविल में चले जाएगा, क्योंकि एक तरीके से लॉस को डिनोट कर रहा है। जैसे आप ऊपर देखिए कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, तो यहाँ पे आपका गुडविल अकाउंट डेबिट आता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लायबिलिटी का पार्ट ज़्यादा है और पीसी अमाउंट भी ज़्यादा है और एसेट का पार्ट कम है। या ऐसे सोचिए कि नेट एसेट का पार्ट कम है, एसेट माइनस लायबिलिटी, और पीसी का पार्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 10 लाख है और यहाँ पे आपका 5 लाख है, ये मान के चलिए, ठीक है, या 15 लाख मान लीजिए। तो ये 10 लाख है आपको पता चला, और ये 6 लाख है, तो ये 16 में से 5 गए तो कितना बचा, 1 बचा। इस तरीके से आपका पार्ट आ सकता है, तो ये सोच सकते हो। तो आपको पता है 16 में से 5 नहीं, 16 में से 15 गए तो 1 लाख क्या आ गया, गुडविल का पार्ट आ गया। तो गुडविल लॉस को डिनोट कर रहा है। वैसे ही अगर आप रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हो और आपके पास कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, तो उस केस में आप किस में डालोगे इसको, गुडविल अकाउंट डेबिट में डाल दोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व है तो आप उसका यूज़ कर लोगे, और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर दोगे। नो एडिशन एंट्री विल बी पास इन केस सच एक्सपेंस एज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया, अगर पीसी में लिक्विडेशन एक्सपेंस यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पार्ट पहले से ही इंक्लूड है, तो जैसे आपने टू लिक्विडेटर किया, फिर लिक्विडेटर टू बैंक किया, तो अपने आप आपका पार्ट खत्म। यानी फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री की तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो पीसी के अंदर इंक्लूड है, याद रखना। और अगर इंक्लूड नहीं है तो आपको फिफ्थ एंट्री करनी है, ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। लास्ट आपका जो बचा है वो सिंपल पार्ट बचा है। अगर कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की बात करता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है, और एक और चीज़, हाँ, जब भी आप पर्टिकुलर अकाउंट देखते हो तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, पीएनएल, जितने भी जनरल रिजर्व के पार्ट है वो देख लेना, बस किसको छोड़ के, अमालगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टेचुटरी रिजर्व को छोड़ के। बाकी जो भी आपके फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वो यहाँ आ जाते हैं। जो भी आपके लॉसेस के पार्ट है टू पीएनएल, जो भी फिक्टिशियस असेट के पार्ट है वो होल्डर से ही जाएंगे, क्योंकि होल्डर ही लास्ट में क्या होता है, एक तरीके से काम आता है। कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है। तो आप मान के चलिए कि जनरली जो भी रिजर्व के पार्ट है और जो भी पीएनएल से रिलेटेड या फिक्टिशियस असेट के पार्ट है सेट ऑफ के, वो सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे, और जो फ़ायदा है वो भी कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर ही लेगा, ये रख लेना। एलके लिमिटेड जब भी आप देखते हो तो ये परचेजिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन का पार्ट है। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इन्हें एक तरीके से जो भी परचेजिंग कंपनी होती है उसको पीसी का पार्ट दे दिया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये वेंडर कंपनी से रिलेटेड पार्ट है। जब आप परचेजिंग कंपनी का पार्ट देखेंगे
अगर यहाँ पे हो रखी होगी एंट्री, नहीं, पर्टिकुलर कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड है, तो अगर आपने ये पर्टिकुलर एंट्रीज देखी ऊपर वाली, तो इस टाइप की आपकी एंट्री ये हो जाएगी, जिसमें आपकी पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आ जाएगा, लाइबिलिटी का आ जाएगा, और याद रखना रिवैल्यूड प्राइस पे आ जाएगी। तो बाकी डिफरेंस का पार्ट है वो आपको ये वाला दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो ये करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप याद रखिए, सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन सामने सुने होंगे, जिसमें जनरली क्या होता है, म्यूचुअल ड्यूज होते हैं। म्यूचुअल ड्यूज का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं, जैसे एक्स कंपनी है वो वाई कंपनी को खरीद रही है, तो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को गुड्स भी बेचा होगा और उसमें प्रॉफिट भी होगा, और वाई कंपनी के पास स्टॉक अभी भी बचा होगा, ये बोल रहा है, जिसमें से एक्स कंपनी का कुछ स्टॉक हो सकता है। इसी तरीके से मान के चलो कि वो उधारियाँ भी हैं, डेटर्स और क्रेडिटर भी हैं एक दूसरे के, मतलब एक्स कंपनी के लिए जो डेटर है वो वाई कंपनी के लिए क्रेडिटर है, क्योंकि एक्स कंपनी क्या करती है, वाई कंपनी को बेचती है, तो एक्स कंपनी के लिए डेटर, वाई कंपनी क्या हो गई, डेटर हो गई। तो वाई कंपनी किस में दिखा रही है, डेटर्स में दिखा रही है एक्स की बैलेंस शीट में, और वाई कंपनी की बैलेंस शीट में एक्स कंपनी लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखा रही है, मतलब क्रेडिटर के फॉर्म में आ रही है, तो म्यूचुअल हो गए। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को लोन दिया हुआ है और वाई कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो एक्स कंपनी के लिए वो एसेट है और वाई कंपनी के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है, तो म्यूचुअल ड्यूज हो गए। तो जनरली इसको दो केस में देख सकते हैं, एक तो बोलते हैं म्यूचुअल डेट और एक बोलते हैं कि स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है। तो जब भी ये पार्ट हो तो उस केस में हम उसको दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ऑफन देयर में बी सर्टेन ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी एट टाइम ऑफ अमालगमेशन, वेयर बाय द ट्रांसफरर कंपनी में बी ए डेटर और क्रेडिटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी और वाइस वर्सा। रीज़न, यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो ट्रांसफर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी कुछ भी बोलिए, वो डेटर क्रेडिटर एक दूसरे के हो सकते हैं, लोन प्रोवाइडर लोन रिसीवर हो सकते हैं। रीजन में क्या बोल दिया, लोन गिवन बाय वन कंपनी टू अदर कंपनी, मैंने आपको बताया। तो मान के चलिए कि एक्स कंपनी और वाई कंपनी, एक्स कंपनी वाई कंपनी को खरीद रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो म्यूचुअल ड्यूज कहलाएंगे। जैसे ही अमालगमेशन का पार्ट आ गया, क्योंकि एक्स कंपनी वाई कंपनी को खरीद रही है, तो एक्स कंपनी क्या बोलेगी, मैंने आपको लोन दिया था, वाई कंपनी क्या बोलेगी, मैंने आपसे लोन लिया था, अब तो मैं आपके में मिल रही हूँ। तो उस केस में जो भी एसेट्स ली, लाइबिलिटी ली, वो तो एंट्री करनी है, लेकिन म्यूचुअल कैंसिलेशन की भी एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या, अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो आपके लिए एसेट है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि वाई आप में मिल रही है, तो आपकी वाई आप में मिल रही है और वाई की लाइबिलिटी आपने ली है, तो जब भी आपने लाइबिलिटी ली तो वो क्या है, अपने टू लोन के फॉर्म में दिखाई होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको एंट्री बताई ना परचेजिंग कंपनी में, तो आपको पता है कि वाई की लाइबिलिटी को आपने अपनी लाइबिलिटी के फॉर्म में माना, लेकिन आपको पता है कि ये तो आपकी लाइबिलिटी, आपकी ही एसेट है, क्योंकि आपने ही लोन दिया हुआ है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस लोन को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो जो वाई कंपनी के लिए, मतलब जो वेंडर कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, वो आपकी एसेट है, तो आप अपनी एसेट को ख़त्म कर रहे हो, और जो लाइबिलिटी आपने क्या करी थी, टू लाइबिलिटी कर रखी है वाई से रिलेटेड, उसको भी आप ख़त्म कर रहे हो, तो म्यूचुअल पार्ट हो गया, ठीक। वैसे आपको बोल दिया, बिल एक्सेप्टेड बाय वन कंपनी ड्रॉन बाय अदर कंपनी, बीआर और बीपी, एक के लिए बीआर एक के लिए बीपी, ठीक है। वैसे गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंपनी, गुड्स सोल्ड टू वन कंपनी बाय अदर कंपनी, तो उस केस में क्या होता है, एक तो स्टॉक में प्रॉफिट होता है और एक डेटर और क्रेडिटर का पार्ट भी हो जाता है। तो ये बोल रहा है, अबव मेंशन ट्रांजेक्शन रिक्वायर एडजस्टमेंट विच कैन बी एक्सप्लेन अंडर टू हेड। एक तो बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेट, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल डेट, और एक बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। देखो, कॉमन डेट की एंट्री करना सिंपल है। इट मे बी नोटेड दैट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इन एनी ऑफ द सिचुएशन मेंशन अबव। क्यों, क्योंकि उसने अपनी रिलायशन अकाउंट बना के, दिमाग लगाओ, सारा बुक वैल्यू पे दिखा दिया, सारा एसेट्स का पार्ट और जो म्यूचुअल लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, चाहे म्यूचुअल एसेट हो चाहे म्यूचुअल लाइबिलिटी हो, एसेट्स और लाइबिलिटी में दिखा दिया, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे मर्जर का केस देखते हो चाहे परचेज का केस देखते हो, ठीक, तो कोई एडजस्टमेंट उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसफरी कंपनी जो भी है, यानी परचेजिंग कंपनी है, वो एडजस्ट करेगी। अब वो क्या करेगी, कॉमन डेट को कैंसिल करेगी। यहाँ बोल दिया, इंटर कंपनी डेट रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन डेटर एंड और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लोन आर कैंसिल्ड बाय पासिंग एन एडिशनल एंट्री। तो जनरल एंट्री क्या कहलाएगी, लोन फ्रॉम वन कंपनी टू लोन टू अदर कंपनी। इसमें मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपको कि, या मैं कोई एग्जाम्पल पर्टिकुलर सर्च करता हूँ, उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। देखिए, इस वाले पार्ट में आपको दे रखा है एक एग्जांपल मुझे मिला है, जो मैं आपको के और एल वाला ही बता रहा था। इसमें जनरली बोल रहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल डेटर से रिलेटेड मिला है, आप एक ही तरीके से सोच लीजिए, जैसे लोन से रिलेटेड सोचते हैं वैसे डेटर से रिलेटेड सोच लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ये 275 के लिमिटेड की बुक में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। तो देखिए, के लिमिटेड के डेटर है, तो इसका मतलब 20,000 एल से लेने हैं।
तो एल लिमिटेड के आप देखना ट्रेड पेबल में वो इंक्लूड होंगे, ऐसे अलग से नहीं बताएगा लेकिन आपको ये मानने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल जो के में है वो 20,000 क्या है, एल से लेने। तो एल क्या बोलेगा, यहाँ पे एल का याद रखना, ये एल का है और ये के का है, ये के का है और ये एल का है। तो के लिए जो डेटर है वो एल के लिए क्या है, क्रेडिटर है। या ये भी बोल सकते हो कि जो इसके लिए बी आर है के लिए, वो एल के लिए क्या है, बीपी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए कि के एल मिल के एल के बन रही है लिमिटेड। तो एल के लिमिटेड क्या बोलेगी कि जो भी मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल आ रहे हैं उसमें से तो कुछ म्यूचुअल आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, इंटर कंपनी ओइंग आ रही है, जिसे मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंटर कंपनी मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी की सेम टू सेम, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो जो वो 25,000 या जो भी नीचे अमाउंट दे रखा था उसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जो भी ट्रेड रिसीवेबल है उसको क्रेडिट कर दूंगा और जो भी ट्रेड पेबल है उसको डेबिट कर दूंगा। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, इसको ऐसे बोल सकते हो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसे कर दूंगा। तो जैसे ही क्रेडिटर टू डेटर करा, मेरे पास जो भी पार्ट आया था, याद रखना जब मैंने असेट ली थी तो सारी की सारी एसेट डेबिट करी थी और सारी लाइबिलिटी क्रेडिट की थी, क्योंकि जैसे ही मैंने असेट ली तब जाके ही मेरे पास 2 TP आया होगा, सॉरी लाइबिलिटी ली तो 2 TP आया होगा, और जब एसेट ली तो TR आया होगा। तो जैसे ही TR अकाउंट डेबिट किया, 2 TP किया और 2 लिक्विडेटर किया, फिर मुझे पता चला कि इसमें से यानी 275 में से 275 लिए होंगे इसके, और इसके TP कितने लिए होंगे, हमने जनरली देखे 2,10,000 लिए। जब इसकी अलग से एंट्री की होगी एल की तो हमें पता चला कि 2,10,000 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो दोनों पार्ट को कवर करना पड़ेगा और दोनों पार्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो TR डेबिट था उसको क्रेडिट किया और जो TP क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, ऐसे सोच के कीजिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि लोन फ्रॉम वन कंपनी, आपने लोन लिया था तो आपके लिए क्रेडिट था तो आपने उसको डेबिट कर दिया, आपने लोन दिया था तो आपके लिए एसेट था, डेबिट था, उसको आपने ख़त्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब रिवर्स कर देते हो, समझ गए। वैसे इन केस ऑफ बिल तो देखिए क्या बोल रहा है, बीपी, ये बोल रहा है विथ कॉमन पार्ट ऑफ बीआर एंड बीपी। जैसे अभी मैंने बताया ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड बीपी में सारा खत्म नहीं करा, जो कॉमन पार्ट था जो क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बोल देता है। तो बीपी ऑफ वन कंपनी टू बीआर, डेटर क्रेडिटर में क्रेडिटर ऑफ वन कंपनी टू डेटर ऑफ अदर कंपनी, मतलब रिवर्स एंट्री हो जाती है। जब आपको अनरियलाइज प्रॉफिट के कैंसिलेशन की बात करता है तो वो भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको कवर करा देता हूँ। पर पहले एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लीजिए। ये बोल रहा है इफ़ सर्टेन गुड्स वर परचेज बाय द ट्रांसफरर कंपनी फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी, यानी कौन, ट्रांसफरर कंपनी कौन है, वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी से कुछ गुड्स खरीदे, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को कुछ गुड्स बेचे, एंड रिमेन अनसोल्ड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस देन द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ ट्रांसफर कंपनी। क्योंकि देखिए इसने खरीदे, मतलब वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में स्टॉक में कुछ पार्ट किसका दिख रहा होगा, ट्रांसफरी कंपनी का। ये मान के चलिए कि एक्स ने वाई को बेचा और एक्स ने वाई को खरीद भी लिया, टेक ओवर कर दिया अपने अंदर। तो आपको पता है कि वाई कंपनी का जो स्टॉक होगा उसमें एक्स कंपनी का भी कुछ ना कुछ पार्ट इंक्लूड होगा अनसोल्ड स्टॉक का, और आपको पता है कि उसमें प्रॉफिट का पार्ट तो ऐड होता ही होता है। क्यों, क्योंकि एक्स कंपनी ने क्या करा होगा, प्रॉफिट जोड़ के ही गुड्स बेचा होगा, एक्स कंपनी ने प्रॉफिट जोड़ के ही गुड्स बेचा होगा। तो इसके लिए तो कॉस्ट थी, लेकिन इसके लिए क्या थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, यानी इसने सेलिंग प्राइस पे बेचा। तो उस पर्टिकुलर अनरियलाइज प्रॉफिट को इसको हटाना पड़ेगा, किसको, एक्स को हटाना पड़ेगा, जो कि ट्रांसफरर कंपनी में ऐड है। तो बोला देन द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। आपको पता है कि वो किसका पार्ट बन जाएगा, इसका बनेगा। सिंस ट्रांसफरी कंपनी हैड सोल्ड द गुड्स एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, द सेम कैन नॉट बी टेकन बैक और इंक्लूडेड इन स्टॉक एट दिस प्राइस। क्योंकि किस पे दिखाना पड़ता है, कॉस्ट पे, तो हमें उस अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हैंस द प्रॉफिट एलिमेंट विच इज इंक्लूडेड इन अनसोल्ड स्टॉक ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज ट्रीटेड एज अनरियलाइज प्रॉफिट एंड हैज़ टू बी एलिमिनेटेड देयर फ्रॉम। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही केस बताया, उल्टा भी हो सकता है। और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आप रिवर्स वाले पार्ट में भी सेम ही एंट्री करोगे। क्या करोगे, सेम ही एंट्री करोगे। क्योंकि इस केस में क्या, आपको पता है कि ट्रांसफरर कंपनी जा रही है, तो उल्टा भी सोच लीजिए कि अगर ट्रांसफरर कंपनी ने ट्रांसफरी कंपनी को बेचा, मतलब वाई ने एक्स को बेचा, तो एक्स के पास जो भी अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ होगा उसमें एक तरीके से किसका पार्ट होगा, कॉस्ट हम बोल सकते हैं प्लस प्रॉफिट। क्योंकि आपको पता है कि जनरली वो वाई कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक तरीके से कि वाई कंपनी ने जो बेचा था एक्स को, तो एक्स के पास जो स्टॉक है तो वैसे ही होगा। तो मैंने एक बार देखिए बुक में देखा था, तो बुक में यही बोल रखा था कि दोनों ही केस में सेम पार्ट होगा और दोनों ही केस में आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो बस ऐसे सोच के करना। पर यहाँ पे जनरली किस केस में बोलता है कि अगर ट्रांसफरर कंपनी ने खरीदा है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने बेचा है,
लेकिन मैं दोनों केस में ही सेम मानता हूँ क्योंकि ICAI ने भी यही व्यू दिया है। जनरल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर दिस इज P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन केस ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अगर नेचर ऑफ परचेज है तो गुडविल से करोगे या कैपिटल रिजर्व करोगे। अब देखिए यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का पार्ट आपका आता ही नहीं है। गुडविल का पार्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप इशूड कैपिटल की बात करते हो और PC यानी परचेज कंसिडरेशन के डिफरेंस की बात करते हो तो वो रिजर्व का पार्ट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। किससे? सारे रिजर्व से। क्योंकि सारे रिजर्व का मतलब क्या हुआ, वेंडर कंपनी के जो भी रिजर्व है वो परचेजिंग कंपनी में चले जाते हैं, तो यानी परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के रिजर्व का भी यूज़ कर सकती है। तो उस केस में जो भी डिफरेंस का पार्ट है वो सारा रिजर्व के थ्रू डेबिट हो जाता है और एडजस्ट हो जाता है। कुछ भी अगर डिफरेंस होता है, चाहे कोई से भी रिजर्व लो, रेवेन्यू लो, कैपिटल रिजर्व लो, कोई से भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता है कि वहाँ गुडविल या कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड केस होता ही नहीं है, अराइज ही नहीं होता, तो P&L टू स्टॉक। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जनरली कैपिटल रिजर्व या गुडविल का पार्ट अराइज होता है, तो इसलिए कॉमन मानते हुए क्या बोल दिया कि जब भी नेचर ऑफ परचेज होता है तो आप गुडविल भी डेबिट कर सकते हो, और आप चाहे तो अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व है तो आप कैपिटल रिजर्व का भी यूज़ कर सकते हो। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ जो पर्टिकुलर अपनी क्या कर रखा है, इसी PDF में दे रखा है, तो मैं ढूंढ लेता हूँ, एक मिनट। अब देखिए ये मुझे पर्टिकुलर मिल गया है एक क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि ये बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड आपको दे रखा है, दिख सकता है आपको रुपीज़ इन लाख दे रखा है बेस्ट लिमिटेड और बेटर। इसमें अगर आप है ना B लाइन पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, इट वॉज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। तो बेस्ट लिमिटेड टेक ओवर करेगा, तो ये कौन सी कंपनी है, परचेजिंग कंपनी है, और ये कौन सी है, वेंडर कंपनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि बेस्ट लिमिटेड ने क्या करा होगा, इसको गुड्स बेचा होगा, तो इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ होगा। जनरली हमने यही केस पढ़ा, वैसे उल्टा भी हो सकता है, मैंने बताया ICAI के व्यू से। तब तो आप नॉर्मल दोनों में से कोई से भी केस में करो, सेम ही आपको करना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, क्योंकि ये जनरली मैं ना नेचर ऑफ परचेज की बात कर रहा हूँ। वैसे आप P&L टू स्टॉक भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली आप कैपिटल रिजर्व या गुडविल टू स्टॉक याद रखना, क्योंकि देखिए ज़्यादा केस आपका क्या आता है, परचेज का केस आता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का, मर्जर में ही आएगा, और परचेज में क्या आएगा आपका गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर लोगे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लेकिन देखिए यहाँ पे लाइन पड़ी है लायबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड, देखिए वेंडर कंपनी जो इसकी लायबिलिटी में बोल रहा है इंक्लूड ₹1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड, तो ये बोल रहा है कि 1 लाख देने हैं बेस्ट लिमिटेड को। एक तो ये आ गया कि जो लायबिलिटी बेटर लिमिटेड की है 2 लाख की जो भी दे रखी है, उसमें 1 लाख तो क्या है बेस्ट लिमिटेड को देने। तो एक तरीके से क्या हो गया, वही BRBP या इससे अच्छा BRBP की जगह वैसे बोल देना ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, ये बोल सकते हो, या डेटर्स और क्रेडिटर बोलिए, सबसे सिंपल ये रहेगा। तो उस केस में आप एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर कर लोगे, क्योंकि आप सामने वाले की जैसे लायबिलिटी लोगे तो आप क्या करोगे, और एसेट लोगे तो आप क्या करोगे, एसेट्स भी ले रहे हो और लायबिलिटी भी ले रहे हो। एसेट्स तो आपके पास है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको 1 लाख सामने वाले से लेने हैं, और लायबिलिटी सामने वाले के पास है, लेकिन जैसे आपने उसको टेक ओवर किया तो आपने 2 अदर लायबिलिटी कर दिया। अब सोचिए कि आपने 2 अदर लायबिलिटी करते ही आपने 2 क्रेडिटर भी कर दिया होगा 1 लाख से, क्योंकि टोटल आपने 2 लाख किया। तो जैसे आपने 2 क्रेडिटर किया और आपको पता है कि अब वो आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपकी कंपनी ही एक तरीके से हो गई, तो जो म्यूचुअल ड्यूज़ है वो खत्म करने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आपने 2 क्रेडिटर करा वो क्रेडिटर खत्म, और आपको पता है कि आपकी बुक्स में डेटर पहले से ही था, डेटर पहले से ही डेबिट था, तो आपको उतने से क्या करना पड़ेगा, डेटर्स को भी खत्म करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो गई, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवल या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, एक तो ये हो गया। फिर आपको बोल रहा है कि ये जो लायबिलिटी थी वो किसके लिए थी, कि गुड्स खरीदा था, बेटर लिमिटेड ने क्या करा था, आपसे गुड्स खरीदा था। तो नॉर्मल वही पार्ट आ गया जिसमें आपको पता है कि बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को गुड्स बेचा, ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है 100, प्रॉफिट 25, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ आप बेचते थे बेस्ट लिमिटेड बेटर को जब भी, तो 125 में बेचते थे, 100 की कॉस्ट में 25 रुपीज़ का प्रॉफिट जोड़ के। तो आप मान के चलिए कि जो बेटर लिमिटेड है, जो कौन सी कंपनी है, वेंडर कंपनी है, बेचने वाली कंपनी है, और बेस्ट लिमिटेड खरीदने वाली कंपनी है। देखो खरीदने वाली कौन सी बोल रहा हूँ, टेक ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम गुड्स की अगर बात करें तो गुड्स के केस में क्या बोलेंगे, बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को माल बेचा, और बेटर लिमिटेड के जो स्टॉक है उसमें 50,000 का गुड्स बचा हुआ रह गया। अब आपको पता है कि बेस्ट लिमिटेड जब बेटर लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है तो उसकी करंट असेट में स्टॉक का पार्ट भी आएगा, और स्टॉक के पार्ट में बेस्ट लिमिटेड को पता है कि मैंने तो प्रॉफिट जोड़ के भी दिया हुआ है। तो ये 50,000 का जो पार्ट है ये कितने पे है, ये 125 पे है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि बेटर लिमिटेड का जो स्टॉक है तो बेस्ट लिमिटेड ने बेचा है, तो बेस्ट लिमिटेड ने क्या बोला कि मैंने 100 की कॉस्ट के साथ प्रॉफिट 25 रुपीज़ जोड़ के 125 में बेचा है। तो 50,000 अपॉन 125, तो इंटू 25 पे कितना होगा, तो आप देख सकते हैं जैसे डिफरेंस आएगा तो वो 10,000 आएगा, और एंट्री क्या हो जाएगी आपकी
कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या टू करंट असेट से रिलेट हो जाएगी, यानी उतने से आपको 10,000 को कम करना है, क्योंकि बैटर लिमिटेड में 10,000 का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है किसमें, 50,000 के स्टॉक के साथ। जबकि आपको बताया कि बेस्ट ने जैसे ही बैटर को टेक ओवर कर दिया तो उस पार्ट को हटाना था। समझ गए? इस तरीके से आपका केस आ जाता है। एक मेरे पास और भी है, मैं देख लेता हूँ और उसको मैं आपको मैनुअली करके बता देता हूँ। 1 मिनट। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है जनरली, पी कंपनी जो क्या करती है, एक पी कंपनी है जो आर कंपनी को गुड्स बेच रही है और पी कंपनी क्या कर रही है 15,000 में गुड्स बेच रही है और जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,000 है। कॉस्ट कितनी है 10,000 और सेल कितने में कर रही है 15, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट बोलिए 5,000। अब देखिए वहाँ पे आपको पता था कि कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25, तो सेल कितनी थी 125, तो आपने क्या करा 25/125 ऐसे किया था। यहाँ पे आप क्या करोगे 5,000 प्रॉफिट और सेल कितनी है 15,000, तो क्या करोगे 5,000/15। तो जब भी आपको अमाउंट दे तो उसके हिसाब से सोचिए। अब आपको पता है कि पी ने किसको बेचा था, आर को बेचा था, और यहाँ पे फिर क्या कर दिया, पी ने ना आर कंपनी को एक्वायर कर लिया और जैसे उसने एक्वायर किया तो उसने देखा कि आर कंपनी के बाद जो स्टॉक बचा है, टोटल मिला के जो भी स्टॉक बचा है उसमें से पी कंपनी का कितने का बचा है 6,000 का बचा है। आर कंपनी अपने अकाउंट्स अच्छे ढंग से मेंटेन करता था, तो आपको पता है कि आर कंपनी के बाद जो स्टॉक बचा है पी का वो 6,000 का बचा है, तो 6,000 में प्रॉफिट भी ऐड हुआ होगा। तो पी कंपनी क्या बोलेगी, मैं प्रॉफिट तो ले ही नहीं सकता क्योंकि वो म्यूचुअल पार्ट आ गया। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं कितना प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 15,000 की सेल पे 5,000 का प्रॉफिट लेता हूँ। तो 6,000 जो सामने वाले के स्टॉक में इंक्लूड होगा आर में, तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, उसमें 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब मेरे लिए कॉस्ट क्या होगी, पी क्या बोलेगा, मेरे लिए 4,000 की ही कॉस्ट होगी क्योंकि मैं 1/3 प्रॉफिट कमाता हूँ सेल पे। तो 6,000 के स्टॉक में जो 1/3 का यानी प्रॉफिट है 2,000 वो मुझे हटाना पड़ेगा, जिसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल की एंट्री क्या होगी, अगर मर्जर का केस है तो P&L टू स्टॉक, और अगर परचेज का केस है तो गुडविल टू स्टॉक या कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक। तो सारा पार्ट आपका एंड, मेरे हिसाब से तो अमालगमेशन से रिलेटेड सारा पार्ट एंड हो गया। अगर आपको और भी कोई पॉइंट दिखते तो बताना, वो भी मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्वेश्चंस के अगर PDF चाहिए तो ज़रूर ले लेना इनसे रिलेटेड। और इसके देखिए 7th इलस्ट्रेशन दे रखा है, 6 दे रखा है, 2-3 कवर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।